हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट जियो पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं लगभग 40 वीडियोस वाइट बोर्ड पे ऑलरेडी ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी के अपलोड कर चुका हूँ। ये एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज हो गई जिस पे मैं ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी पीपीटी पे डिस्कस करूँगा। ठीक है। वो वीडियोस काफ़ी पुराने भी हो गए और उसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी की थोड़ी सी कमी है उसमें। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से इन दोनों सब्जेक्ट को प्रोसीड करूँगा। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके अपकमिंग CSI या नेट एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग ओशनोग्राफी का बेसिक देखेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ओशनोग्राफी? हमें ओशनोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो देखो, ओशनोग्राफी का सिंपली मीनिंग इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओशियंस और द मैराइन इन्वायरमेंट। ठीक है। इसमें मैराइन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये इसकी 2 बेसिक डेफिनेशन मैंने इस पर ऑलरेडी पीपीटी पर लिखी हुई है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। और देखो, सब्जेक्ट को हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि देखो नेट के एग्जाम में क्या है कि इस पोर्शन से अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। पार्ट सी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्लाइमेटोलॉजी के भी पार्ट बी में और पार्ट सी में अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। उस पर्पज़ से थोड़ा सब्जेक्ट को हम थोड़ा डीपली, थोड़ा अच्छे से जितने भी कंसेप्ट है इसके, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो थोड़ा पहले बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ओशियंस को, जो हमारे मेजर ओशियंस हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले मैप देखो। इस मैप में देखो पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन, जिसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। ठीक है। ये हमारे 4 मेजर ओशियन हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और एक माइनर ओशियन जो अंटार्कटिक ओशियन, दैट इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने इनके बारे में ब्रीफ डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ मतलब पैसिफिक ओशियन जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन है। ठीक है, इन द वर्ल्ड। देन अटलांटिक ओशियन जो कि हमारा 2nd नंबर पे है, जो सेपरेट करता है। ये थ्योरी आप लिख लेना, आपके नोट्स के लिए मैंने ली हुई है। ठीक है। पहले पैसिफिक, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन। देन अटलांटिक ओशियन, ये 2nd नंबर पे है और 2nd लार्जेस्ट आई मीन, और ये थोड़ा सा क्वाइट शैलो देन द पैसिफिक ओशियन एंड इट सेपरेट द यूरोप, एशिया, अफ्रीका फ्रॉम द नदर्न एंड सदर्न अमेरिका। देन इंडियन ओशियन। ठीक है। तो जो इंडियन ओशियन है, जो इसकी डेप्थ है मोर और लेस वो अटलांटिक ओशियन के बराबर ही है। ठीक है। और क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, इक्वेटर से नीचे ही मिलता है। ठीक है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली ये लाई करता है बिलो द 0 डिग्री लैटिट्यूड। और हाँ, इसका नाम इंडियन ओशन कॉन्टिनेंट की वजह से पड़ा हुआ है। देन आर्कटिक ओशन जो लगभग पैसिफिक ओशन का लगभग अप्रोक्स 7% है। ठीक है। आर्कटिक ओशन जो ऊपर की साइड है, दिस इज आर्कटिक ओशन। देन है हमारा सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन इन द सदर्न पार्ट, एंड दिस ओशन इज मेड बाय द मिक्सचर ऑफ द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, एंड इट इज़ लाई बिलो द 50 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। तो ये हमारे 4 मेजर ओशन और एक मेजर ओशन और एक इसका जो नेक्स्ट जो मतलब इसका आप बोल सकते हो जो कि माइनर ओशन है, दैट इज़ द अंटार्कटिक ओशन। ये हो गया। देन थोड़ा इसका कंपैरिजन है किस किस का लैंड और ओशन का ऑन द अर्थ सरफेस। जो लैंड है, ओशन जो लैंड है वो लगभग कवर करता है 29.2%, ओशन लेवल 70.8%। और जो रिलेटिव साइज है, मैंने आपको बताया है मेजर ओशियंस का पैसिफिक ओशन लगभग कवर करता है 50%। देन अटलांटिक ओशन, देन जो अटलांटिक वो अप्रोक्स 26% के आसपास है। देन इंडियन ओशन एंड देन लास्ट में आर्कटिक ओशन। ठीक है। तो थोड़ा साइज इनका थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग। ओके। देन एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियंस। सबसे डीपेस्ट ओशन पैसिफिक, देन अटलांटिक, देन इंडियन, देन आर्कटिक। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इनकी डेप्थ ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई है इसमें, इस डायग्राम में, मतलब मेंशन की है डायग्राम में। आप यहाँ से डेप्थ इनके देख सकते हो। अटलांटिक और इंडियन ओशन की जो डेप्थ है वो अप्रोक्स सेम ही है लगभग। ठीक है। लेकिन इनका थोड़ा सा ऑर्डर देख लेना, सबसे ज़्यादा पैसिफिक की है। ओके। जो हाईएस्ट ट्रंच है
ठीक है। डीपेस्ट एरिया ऑफ द ओशियन दैट इज़ मैरियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, और जो मैक्सिमम हाइट है वो माउंट एवरेस्ट की है, लगभग कितने है वो 8850 मीटर्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान ही रखेंगे उनको, कई बार क्वेश्चन पार्ट बी में यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द ओशियन एंड सी। ठीक है, ओशियन और सी में डिफरेंस क्या है। देखो ओशियन जो सीज क्या होते हैं डेट इज़ स्मॉलर दैन द ओशियंस, एंड ये सबके सब पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो स्मॉलर एंड शैलोअर दैन द ओशियंस, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट डॉट लगा के लिखे हुए हैं, ये डेट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीज। ठीक है, सो द सीज आर द स्मॉलर एंड द शैलोअर दैन द ओशियन एंड कंपोज्ड ऑफ द साल्ट। ठीक है, साल्ट कंपोज करते हैं, एंड इट इज़ इनक्लोज बाय द लैंड। एंड एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस ओशन का नाम बताओ जो उस सी का नाम बताओ जो ओशन के अंदर लाई करता है, तो डेट इज़ द सरगोसिस सी। ठीक है, तो डेट इज़ लाई इन द अटलांटिक ओशन, और दिस इज़ एंड द सीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्ल्ड ओशन। ठीक है, जो ओशन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये शैलोअर देन द स्मॉलर एंड शैलोअर देन द ओशियंस कंपोज द साल्ट एंड इनक्लोज बाय द लैंड एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ओशियंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओशियन एंड सी। सो अप टू नाउ हमने देखा कि ओशियनोग्राफी की डेफिनेशन, देन हमने मेजर ओशियंस देखे, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, देन सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, फिर इनका कंपैरिजन देखा हमने, लैंड कितने परसेंट है, ओशन कितने परसेंट है। देन हमने इनका देखा पैसिफिक का मतलब साइज़ देखा हमने, सबसे जो डीपेस्ट एंड जो लार्जेस्ट है वो पैसिफिक है, देन हमारा अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, देन आर्कटिक, और इनकी डेप्थ हमने देखी। देन उसके बाद में सबसे डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन इज़ द मैरियाना ट्रेंच, जो उसकी डेप्थ है वो अप्रोक्स 11 किलोमीटर है। देन जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, सो डेट इज़ द माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट है वो 8850 मीटर्स है। देन द ओशन वर्सेज सी डिफरेंस क्या है, सो उसके पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम जो मेन सीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कौन कौन से सी है इसके एग्जाम्पल, सो रेड सी, मेडिटेरियन सी, ठीक है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इंडियन ओशन। ठीक है, ये सब के सब क्या है कि एग्जाम्पल्स हैं इनके, तो आप इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ना देखो जो ओशियंस है वो उनको डिवाइड करती है इक्वेटर्स इनटू 2 पार्ट्स। जैसे हमारा पैसिफिक है, सो जैसे हमारा पैसिफिक है तो नॉर्थ पैसिफिक हो जाएगा, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक है ना, साउथ अटलांटिक। ठीक है, इक्वेटर से मतलब वही वाला बात, बहुत सिंपली, अगर इक्वेटर से ऊपर वाले नॉर्थ पैसिफिक, इक्वेटर नीचे वाले साउथ पैसिफिक। ठीक है, इन द केस ऑफ द पैसिफिक ओशन, एंड इन द केस ऑफ द अटलांटिक ओशन, सो इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, नॉर्थ अटलांटिक एंड द साउथ अटलांटिक। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो उसके इस तरीके से लगभग ये 7 टाइप के ओशियंस बन जाते हैं, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशियन, क्योंकि ये नॉर्थ इसमें नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ पार्ट में ये है नहीं, क्योंकि बेसिकली मेजरली ये साउथ सदर्न एरिया में ही है। सो ये इंडियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, द आर्कटिक एंड द सदर्न ओशियन, वो वाला आर्कटिक वाला। ठीक है, सो ये इसका सब डिविजन्स हैं इन सब के, थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, जो आर्कटिक है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ, और अंटार्कटिक इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिलो द 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ठीक है, तो इनके 7 सब डिवीजन हो जाते हैं बाद में जाके ओशियंस के। ठीक है, सो ये आपके मैप थोड़ा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आप हम पढ़ेंगे जब ओशन सैलिनिटी, ओशन सैलिनिटी, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक करंट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये इसकी जियोग्राफी पता होनी चाहिए मैप की। ठीक है, कौन सा कहाँ पे कंटिनेंट है और ओशन कहाँ पे लाई करता है, बेसिक है लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना मैप को उसको, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको आपके सामने एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो ओके, नाउ द पॉइंट ऑफ द सी वाटर केमिस्ट्री। देखो इसमें मैं कुछ आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला था डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
तो इससे आप क्या समझते हो कि अगर, एक सेकेंड मैं ट्राई करता हूँ लिखने की। सो सॉरी, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सॉरी, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत काम आएगा आपके। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो डेंसिटी घटेगी। ठीक है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज देन डेंसिटी विल बी डिक्रीज, एंड इफ वॉल्यूम डिक्रीज देन डेंसिटी विल बी इंक्रीज। इस फॉर्मूले से ये हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको मिटाने बड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, अब देखो, अभी डेंसिटी कैसे, टेम्परेचर का डेंसिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। सो आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं एकदम। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, आप वाटर का एग्जांपल ले लो या फिर आप एयर का एग्जांपल भी ले सकते हो। अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है देन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और इसके रिवर्स में अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है देन काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो उसके अंदर और वाटर के अंदर या एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो स्मूथली मूव करेंगे, स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वॉल्यूम भी क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो तुमने देखा होगा कि जो वार्म एयर होती है, ठीक है, तो जो वार्म एयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और जो जो वार्म एयर होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। और जो कोल्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, सो किस पर डिपेंड कर रहा है ये? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज, देन volume also decrease, and if volume decrease then density will be increase. So this is a relationship between the temperature, kinetic energy, volume to density of the particular water or the air. ठीक है, ये बात समझ में आई आपकी? अब देखो, अब मैं आपके सामने क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ओके, अब देखो, अगर अब वाटर का कंसेप्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मैंने इसका सेकंड डॉट पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हायर द टेम्परेचर लेसर द डेंसिटी, डैट इज़ बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी भी सब्सटेंस, अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। सो वी कैन से डैट द वाटर एट द 10 डिग्री इज मोर डेंसर दैन द वाटर एज 15 डिग्री टेम्परेचर। इस कंसेप्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो वो ज़्यादा डेंसर होगा कंपेयर टू 15 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द वाटर, क्योंकि जो 10 डिग्री पे वाटर है वो कोल्ड है कंपेयर टू 15 डिग्री। ठीक है, और उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर लिखा है, फॉर एग्जांपल द कोल्ड एयर सिंक्स एंड द वार्म एयर राइज बिकॉज द कोल्ड एयर इज डेंसर दैन द warm air. Density increase as the temperature decrease because the molecules low energy, the molecules low energy and slow down. So the same under the molecules occupy the less space. That means कि that occupy the less space. That means कि volume going to be decrease, and if the volume going to decrease then the density will
इंक्रीज। ओके, सो जैसे ही किसी भी एयर पार्टिकल का टेम्परेचर डाउन करता है तो जो उसके मोलिकुल्स हैं वो एनर्जी, वो जो स्पेस को क्या करेंगे, कम ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, उस पर्टिकुलर एयर की इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो दिस श्रिंकेज इज कोज बाय द कोल्ड वाटर टेम्परेचर। जो श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है, जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वह किसकी वजह से हुआ, दैट इज अ कोज बाय द टेम्परेचर। तो इसको बोलते हैं हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एंड डेट थिंग्स ऑल्सो ऑकर इन द केस ऑफ द वाटर बट ओनली द सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें वाटर के अंदर भी होंगी, मतलब ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ठीक है, लेकिन कुछ सर्टेन पॉइंट पे ही हमारी होंगी। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि जैसे हम कोई प्योर वाटर है, ठीक है, उसको हम कूल करते हैं एट द 4 डिग्री सी, डेंसिटी विल डिक्रीज। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इस स्लाइड पे चलते हैं, इसको आपको समझना है यहाँ से। जो ये रेड वाला ग्राफ है, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ द वाटर डेंसिटी कर्व। ठीक है, ये वाटर डेंसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, जो इस पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, वाई एक्सिस पे डेंसिटी है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये लिक्विड वाटर का जो बॉक्सेस बने हुए हैं, जहाँ पे ए बी सी और डी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं फ्रॉम 20 डिग्री सी टू -2 डिग्री एट द एक्स एक्सिस, आप देख लो, और वाई एक्सिस पे क्या है, डेंसिटी है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि जैसे टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री से 4 डिग्री तरफ जा रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो अब मुझे बताओ कि उसकी डेंसिटी पे क्या इम्पेक्ट होना चाहिए। इफ़ टेम्परेचर गोइंग टू बी डिक्रीज फ्रॉम 20 to 4 डिग्री सी, सो देखो डेंसिटी कॉन्टीन्यूसली आप ये ग्राफ देखो, ए बी सी वाला, एक सेकेंड, आप ये वाला ग्राफ देखो, ये डेंसिटी वाला ग्राफ देखो, यहाँ से कॉन्टीन्यूसली ये जब सी तक जा रहा है, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस डेंसिटी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर जाएगा, तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, सो एट 4 डिग्री सी, एट 4 डिग्री सी, 4 डिग्री सी पे क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। ठीक है, एट 4 डिग्री के आसपास में जो वाटर है उसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो प्योर वाटर है उसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 3.98 डिग्री सी पे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्स 4 डिग्री सी या फिर 3.998 डिग्री सी पे क्या होती है, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो उसके बाद में क्या होता है, अब जो मैंने आपके सामने कंसेप्ट में डिस्कस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा और डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। लेकिन तुम आपने देखा होगा कि जो आइस है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो लेस देन वाटर होती है। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस द आइस फ्लोट ऑन द वाटर। अब जो हमने कंसेप्ट सीखा, जो हमने कंसेप्ट अभी आपके सामने में डिस्कस किया, क्योंकि आइस का टेम्परेचर तो वाटर के टेम्परेचर से कम होता है, और जब वाटर कॉन्टीन्यूसली गोइंग डिक्रीज, सो इसकी आइस की डेंसिटी कम ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी क्या हो रही है कि इसकी कम हो रही है आइस की। जब ये तो वाटर के ऊपर ये फ्लो कर रहा है तभी तो वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम 4 डिग्री सी से डाउन की तरफ डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि डेंसिटी कॉन्टीन्यूसली क्या करने लगती है, इंक्रीज करने लगती है, सॉरी डिक्रीज करने लगती है। डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करने लगती है। अभी तक तो कॉन्टीन्यूस डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी ना। जैसे मैं 20 से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करूँ, जब मैं 20 से 4 की तरफ जा रहा था तो देखो डेंसिटी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज कर रही है।
ठीक है। लेकिन जैसे मैं 4 डिग्री से टेम्परेचर डाउन कर रहा हूँ टुवार्ड्स 0 डिग्री सी, तो डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। और यहाँ पे क्या कर रही है, शायद मैंने शायद उल्टा बोल दिया कि जब मैं 20 से 4 डिग्री सी की तरफ जा रहा हूँ तो डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है ना, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। लेकिन 4 डिग्री सी से जब मैं टेम्परेचर को डाउन कर रहा हूँ तो अब डेंसिटी इंक्रीज़ ना करके डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि 4 डिग्री सी से जैसे टेम्परेचर वाटर का हम डाउन करते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है उसके बाद में इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या करने लगता है, इंक्रीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करनी स्टार्ट कर देती है, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में क्या होता है ना कि वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उसमें क्या होता है, लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली होने लगती है। और लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो वाटर्स है उसके क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, ठीक है। जो वाटर क्रिस्टल्स बनेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। सो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैं दोबारा से आपके सामने रिपीट करके चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो 20 डिग्री से लेके 4 डिग्री सी तक डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ करेगी, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। और फ्रॉम 4 डिग्री सी से लेके 0 डिग्री सी पर क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। और यही कारण है, इसी वजह से जो हमारा आइस है डेट विल फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। सो वो चीज़ें मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन, जो मैंने आपको समझाया ना, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इस पीपीटी में ये सब चीज़ वही लिखी हुई है कि एज ए प्योर वाटर कूल्स टू द 4 डिग्री सी इट्स डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम 4 डिग्री टू, डेंसिटी इंक्रीज करती है जैसे हम कूल करेंगे इसको टिल 4 डिग्री सी तक, तो डेंसिटी विल बी इंक्रीज एंड फ्रॉम 4 डिग्री टू डाउन 0 डिग्री सी हाउएवर डेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। अब डेंसिटी डिक्रीज करेगी। इन द अदर वर्ड वाटर स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्शन उसमें होना कम बंद कर देगा, एक्चुअली इट एक्सपेंड क्या करेगा, कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंड करता है, विच इज़ हाईली अनयूजुअल अमंग द अर्थ मैनी सब्सटेंस। एज अ रिजल्ट आइस इज लेस डेंस, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो वो जो वाटर है वो एक्सपेंड करना जब स्टार्ट करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी, आइस की जो डेंसिटी हो जाएगी डेट विल बी लेस देन द लिक्विड वाटर, डेट इज़ वाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है। और इसके बारे में सब चीज़ें मैंने वही लिखी हुई है यहाँ पे, वाई द आइस हैव द लो डेंसिटी देन द वाटर, ये ऑलरेडी मैं आपके सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कितने परसेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग जब वाटर 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्रॉम द पॉइंट ई, यहाँ पे पॉइंट ई है इसमें, देखो ये लास्ट पॉइंट ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर आइस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वाटर का डेट विल इंक्रीज बाय द 9% एंड ड्यू टू दिस द डेंसिटी ऑफ द आइस लोअर देन द वाटर, डेट इज़ वाई द आइस विल फ्लोट ओवर द वाटर, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इसको यहाँ से नोट्स आप लिख सकते हो। देन कर चुका हूँ आपके सामने ये वाले भी कि अगर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लो है तो दैट विल द लोअर लीड्स टू द लोअर डेंसिटी, एंड इफ़ द हायर हाइड्रोजन बॉन्ड इट विल लीड्स टू द हायर डेंसिटी, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड लैक ऑफ ड्यू टू लो हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन द आइस वाटर, तो उसमें क्या होता है, उसमें ओपन क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं और जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और ड्यू टू दिस द डेंसिटी ऑफ द आइस लोअर देन द वाटर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा, ठीक है, कि आइस वाटर पे कैसे फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये आपको उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं ओशन सैलिनिटी, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्योर वाटर एंड द सी वाटर, डिफरेंस क्या है। देखो प्योर वाटर और सी वाटर में डिफरेंस ये है कि जो सी वाटर है वो साल्टी होता है, ठीक है,
नमकीन ही होता है वो क्योंकि उसमें साल्ट डिजोल्व रहता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इसके अंदर। सो वही चीज़ में लिखी है, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज द सी वाटर कंटेन्स द डिजोल्व सब्सटेंस डेट गिव द सॉल्टी टेस्ट, ठीक है, जिसकी वजह में सॉल्टी टेस्ट हमको उसको देखने को मिलते हैं। दीज डिजोल्व सब्सटेंस आर नॉट सिंपली द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके अंदर केवल सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, दे इंक्लूड द वेरियस अदर साल्ट्स लाइक द मेटल्स एंड डिजोल्व गैसेस। उसके अंदर बहुत सारे आयंस भी और भी उसके अंदर डिजोल्व रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे हम। द ओशन इन फैक्ट कंटेन द एनफ साल्ट टू कवर द इंटायर प्लानट विद अ लेयर ऑफ द मोर देन 150 मीटर थिक। देख रहे हो कितना साल्ट होता है, इतना ज़्यादा साल्ट होता है इसके अंदर कि वो पूरे प्लानट को लगभग 150 मीटर थिक चादर की तरह से लपेट सकता है, कवर कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्योर वाटर एंड द सी वाटर। सॉल्टी टेस्ट देता है, उसके अंदर केवल NaCl ही डिजोल्व रहता है और भी बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। जो इन सब्सटेंस को डिजोल्व करता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस डिजोल्व उसके अंदर है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। सो द सी इज अ केमिकल सॉल्यूशन इन विच द डिजोल्व एजेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, एंड इन केस ऑफ द सी वाटर that is your liquid water and the dissolved substance that is called the solute। मतलब जो डिजोल्व हो रही है उसके अंदर, जैसे NaCl हो गया है ना, Mg हो गया, these all are the solute, और जो डिजोल्व कर रहा है that is the solvent, ठीक है। तो salinity is a total amount of the solid materials dissolved in the water including the dissolved gases but excluding the dissolved organic substance। salinity does not include a fine particle being held in the suspended, ठीक है। तो salinity के अंदर जो हम काउंट करते हैं that is the dissolved substance, जो solid materials है केवल उनको हम काउंट करते हैं including the gas, क्योंकि जो गैस है as the temperature of the ocean water going decrease, ठीक है, ये मतलब क्या बोलते हैं सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम गैसेस को भी इंक्लूड करते हैं। बट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और जो पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड ऑन द ओशन वाटर उनको क्या करते हैं इंक्लूड नहीं करते हैं द केस ऑफ द सेलिनिटी। आप ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। सो द ओशन सेलिनिटी वेरीज, ये वेरी करती है, ठीक है। ट्रॉपिक से कुछ और होगी, सब ट्रॉपिक से कुछ और होगी, पोलर्स ओशन में कुछ और होगी, जहाँ पे रिवर का रन ऑफ ज़्यादा है वहाँ पे कुछ और सैलिनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। सब फैक्टर्स पे बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और इक्वेटर पे सैलिनिटी कुछ और होगी, जहाँ पे अपवेलिंग हो रही होगी इन द ओशन तो वहाँ पे सैलिनिटी कुछ और होगी, ठीक है। सो इट विल वेरी and depending upon the many factors like the evaporation, precipitation and freshwater runoff, ठीक है, from the continent, so it will vary। The most of the dissolved solid in the sea water are salt that has been separated into the ions। The sodium and chloride are the most abundant ion of these, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे maximum abundant ion है वो in the ocean water that is the sodium and chloride, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं सैलिनिटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट इन द पार्ट पर थाउजेंड, ठीक है। सो पार्ट पर थाउजेंड मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले जो पार्ट पर थाउजेंड का साइन होता है वो ये वाला होता है, यहाँ पे एक ये होता है, दिस इज ये साइन है पार्ट पर थाउजेंड का। मैंने गलती से मैं यहाँ पे डॉट एक्चुअली लगा नहीं पाया, जो ये 35 है ना, ये 35 ये ऐसे यहाँ पे नीचे 2 डॉट है एक्चुअली, ये 2 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइन आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा देखो पार्ट पर थाउजेंड का मतलब है कि थाउजेंड में से कितने पार्ट, जैसे 1000 बाई 30। अगर मेरे पास 1000 वाटर है तो उसमें से 30 क्या है, साल्ट है, ठीक है। या आप ये बोल दो कि 1000 ग्राम अगर मेरे पास वाटर है तो उसके अंदर क्या होगा, 30 ग्राम क्या होगा, साल्ट होगा, ठीक है। बस सिंपली इसका मतलब यही है। 1000 PPT का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे मान के चलो आप बोलो कि मेरे पास 1000 बॉल्स हैं जिसमें से 200 ब्लैक हैं और 300 क्या है, वाइट है। तो वाइट बॉल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको बोल देंगे 300 PPT, ठीक है, फॉर वाइट बॉल्स, ठीक है। मतलब 1000 में 1000 में से 300 जो बॉल्स हैं, 300 जो बॉल्स हैं वो वाइट हैं, ठीक है। और ऐसे ब्लैक के लिए
200 ppt, मतलब 200 ppt क्या मेरे पास ब्लैक बॉल है आउट ऑफ 1000। बस सिंपली इसका मतलब यही है, ठीक है, ppt का। अब देखो आप, simply means the salinity of an expressed in the part per thousand। फॉर एग्जाम्पल 1% 1 पार्ट ऑफ द 100, आप ऐसे बोल सकते हो 1% ऑफ 100 और 1 पार्ट ऑफ द 1000, ठीक है। इसमें देखो पार्ट पर 1000 में अच्छी चीज़ ये होता है कि इसको आपको पॉइंट में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिंपली हम डेसिमल को राइट साइड में खिसका देते हैं जी, ठीक है। जैसे 35% है, सेम एज 35% इन द केस ऑफ द पार्ट पर 1000, ठीक है। सो जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया वो सब की सब थ्योरी मैंने इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो, जो ओशन वाटर के अंदर जो डिजोल्व साल्ट्स हैं, जो डिजोल्व आयन है, उसको क्लासीफाई करते हैं हम 5 कैटेगरी में। मेजर आयन, न्यूट्रिएंट, गैस, ट्रेस एलिमेंट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। 5 कैटेगरी में इसका डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो आयंस हमें इन ओशन, मैंने बोला ना कि जो साल्ट है, जो साल्टी टेस्ट हमको ओशन वाटर दे रहा है उसके अंदर डिजोल्व साल्ट रहते हैं। जो सबसे मैक्सिमम अबंडेंट कौन कौन से हैं, सोडियम और क्लोरीन है, और उसके बाद और भी बहुत सारे इसके अंदर आयंस है। तो उनको कैटेगराइज किया गया है किस किस में, मेजर आयंस, जब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, ट्रेस एलिमेंट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखो, जो मेजर्स कंपोनेंट है इन सी वाटर वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे इस डायग्राम का आप देखोगे। सो मेजर आयंस कौन कौन, सबसे ज़्यादा कौन है, क्लोरीन 19.2 ग्राम, देन सोडियम, देन सल्फेट, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन पोटेशियम, देन अदर्स, ठीक है। इसका टेबल यहाँ पे ये वाला मैंने यहाँ पे अटैच किया है, आई टेक इट फ्रॉम द ट्रोजिलो बुक। सो सबसे ज़्यादा क्लोरीन, देन सोडियम, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, फालतू में वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन, देन सोडियम, देन सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सो एग्जाम में कई बार क्या करता है वो इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द या सब डिविजन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेजर आयंस इन द ओशन वाटर। और उसके बाद देखो, जो माइनर आयंस है, जैसे गैसेज हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, अदर्स, वो कौन कौन से गैसेज सबसे ज़्यादा कौन से है, पहले CO2, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है। पार्ट पर मिलियन में इनका कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। देन न्यूट्रेंट कौन कौन से, न्यूट्रेंट सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, देन फॉस्फोरस है, देन आयरन है, ठीक है। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, एंड देन अदर्स, ठीक है। अदर्स, जो अदर्स है थोड़ा देख लेना, आपका बोरोन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो इनका थोड़ा सा देख लेना। इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कई बार नेट में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द माइनर आयंस इन द ओशियन वाटर, ठीक है। देन हमारे जो ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा लिथियम मिलता है, देन रुबिडियम, देन आयोडीन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, मरकरी एंड गोल्ड, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा ऑर्डर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ लर्न नहीं करना है कि कितना 185 to 120 60 10 2, ये कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन बस वो यही पूछता है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। सो इस वीडियो में इसको हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सैलिनिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि ठीक है ये कैसे वेरी करती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एंड टॉपिक्स पे कितनी होती है, इक्वेटर पे कितनी होती है, ठीक है, कैसे वेरी करेगी सैलिनिटी है, और इसकी वजह से किस किस फैक्टर पे ये इम्पैक्ट डालती है ओशन वाटर पे, वो सब चीज़ें हम सैलिनिटी को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ये पहला लेक्चर था, बिल्कुल बेसिक एकदम, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी इसमें कोई भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।